डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इंडिया एंड इसराइल के इतने अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद भी इंडिया इसराइल को खुल के सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता है? या फिर जो इस बार के जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन जो हैं, उनके अंदर जो मिजोरम के अंदर स्पेशली इलेक्शंस होंगे वो इतने ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो डियर फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत। अ वेरी वार्म वेलकम टू रॉक क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ये हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ है और हम इसके अंदर जो लोग नए जुड़ते हैं उनको मैं बता दूं कि हम इस एपिसोड के अंदर या ये जो हमारी सीरीज़ है इसके अंदर करंट अफेयर तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम हमारी पर्सनल ग्रोथ या सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी फोकस करते हैं। तो उसी के साथ मैं आप लोगों के साथ में एक कोट शेयर करता हूँ हर रोज़। जैसे आज का कोट जो है, द वाइज डू नॉट वेस्ट देयर एनर्जी इन कर्सिंग सर्कमस्टांसेस, दे क्विकली लर्न द लेसन्स एंड प्रोग्रेस फॉरवर्ड ऑन द जर्नी ऑफ इंटरनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डियर फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि कई फेलियर्स हमारे सामने आ जाते हैं। इन जनरल लाइफ की अगर बात करूं कि हमारी जो डेली लाइफ है, हम स्टडीज़ की बात करें या हमारे रिलेशंस को लेकर या ओवरऑल जो कोई प्रोफेशनल जॉब में है या किसी प्रोफेशन में या किसी जॉब में भी है, तो हमें कई बार ऐसे सर्कमस्टांस का फेस करना पड़ता है जहाँ पे जो फेलियर्स है वो हमारे सामने आ जाते हैं। बट एक जो समझदार व्यक्ति है वो उसका स्टेप क्या होगा? उसका पहला स्टेप यही होगा कि जो सेटबैक उसे देखा है या फिर जो फेलियर उसे मिला है वो उसको लेके बैठा ना रहे। कहने का मतलब ये है कि दुख एक बार आता है डियर फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप उस दुख को अपने साथ या उस फेलियर को अपने साथ लेके बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली वो आपको आगे बढ़ने से एक न एक दिन ज़रूर रोकेगा। तो जो समझदार व्यक्ति है, जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, जैसे कि आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ना कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ या बैड लक के कारण या और कोई सर्कमस्टांसेस, उन सभी कारण आप अपने आप सेटबैक ना देखें, बल्कि क्विकली उस चीज़ से सबक ले एंड देन एक लेसन लेके आगे बढ़े अपनी अपनी जर्नी है उसके अंदर एंड प्रोग्रेस फॉरवर्ड ऑन द जर्नी ऑफ इंटरनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपकी जो जर्नी है, आगे की जो रास्ता बचा हुआ है आपके लिए, उसके अंदर आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट या इंटरनल ग्रोथ या डेवलपमेंट पर फोकस करें, ताकि आगे जो आपने अभी जो फेलियर फेस किया है वो आगे जाके आपको दोबारा फेस ना करना पड़े। तो ओवरऑल दोस्तों, मेरा यही कहना है आपसे कि अगर आज आप कोई फेलियर फेस करते हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप उस चीज़ से लेसन लीजिए एंड देन ट्राई कीजिए कि वो मिस्टेक आपसे दोबारा ना हो। बिकॉज अगर आप फेलियर अगली बार भी होते हैं तो आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने सेम गलती की थी। अगली बार जो आप मिस्टेक करेंगे उसके बावजूद आप फेलियर मिलता, डोंट वरी अबाउट दैट। आप उसकी चिंता मत कीजिए, बिकॉज यू आर लर्निंग थ्रू दैट प्रोसेस। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का कोट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो लाइफ है वो जी जाती है। डोंट वरी अबाउट सर्कमस्टांसेस, जो स्थितियाँ हैं, जो फेलियर्स, उनका चिंता नहीं करनी है आपको। यू हैव टू ऑलवेज बी मूविंग फॉरवर्ड। नाउ डियर फ्रेंड, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो सवाल है, जैसा आपको पता है, मैं आपको बता भी दूँ कि ये जो सवाल होते हैं ये करंट अफेयर्स से या फिर जो बर्निंग टॉपिक्स है उससे रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि आपको मुझे बताने हैं जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत के, जो कि एक इनएविटेबल या फिर मैं कहूँगी एक अभिन्न अंग है हमारे भारत देश का। तो उन सभी 7 राज्यों के आपको नाम बताने हैं, उसके साथ में उन सभी जो स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल बतानी है। डिफरेंस होता क्या है कि आपको लगभग हर स्टेट जो है हमारे भारत का, उसके लगभग कैपिटल भी याद होंगी। बट कई बार मैंने ऐसे देखा है स्टूडेंट्स के अंदर कि उनको जो 7 स्टेट्स हैं, जो 7 स्टेट सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनके ना तो नाम पूरे से याद होते, किसी को 5 किसी को 6 से याद होते हैं, ना ही उनके जो कैपिटल्स हैं वो याद रहते हैं। तो आपको पता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि ये भी हमारे बात का अभिन्न अंग है। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, तो थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा कैपिटल्स के बारे में पता कीजिए। आपको थोड़ा और जैसे डांस है, कल्चर है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप अवेयर हो जाएंगे ऑफ दी स्टेट्स। तो जब आप इनको बारे में पता कर लें तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। जब आप लिखते हैं किसी चीज़ को, जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं, तो मेरा ये मानना है, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो उसके बाद में आप उस चीज़ को लंबे समय तक रिटेन करते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल्स। आज है 14 अक्टूबर एंड आज का जो पहला आर्टिकल है कि बैलेंसिंग पॉलिसी। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल भी इसराइल एंड जो इसराइल का जो अभी इशू चल रहा है, जो वॉर चल रही है हमास एंड इसराइल के बीच में, उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन अभी ये टॉपिक जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट बन चुका है। हमें इसके बारे में डिस्कस करते रहना पड़ेगा जब तक ये टॉपिक मतलब करंट अफेयर्स में है। एंड आपको इसकी अलग अलग जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसमें आपके साथ डिस्कस करूँगा क्या राइटर ने बताया है इस आर्टिकल में, प्लस मैं अपना जो पर्सनल ओपिनियन है
वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो बताया गया कि कैसे हाल ही के अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने एक सॉलिडेरिटी की एक जो इशू किया है विद इजराइल। उन्होंने जो ट्वीट किया था कि वो इजराइल के साथ हैं। Massacre of Israel citizens by Hamas fighters, Prime Minister Narendra Modi expressed India's solidarity with Israel. The gesture of support reflects India's empathy, having faced its share of terror attacks. तो अभी जैसा कि आपको पता है कि हमस द्वारा इजराइल के अंदर अटैक किया गया था एंड उसी के द्वारा जो कुछ इजराइल के लोग थे उनकी जान गई है। बट ऐसा हाईली जो इम्पैक्ट था वो नहीं हुआ, बिकॉज जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम जिसे हम कहते हैं, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो 5000 रॉकेट लॉन्चर्स दागे गए थे फ्रॉम पैलेस्टीन, तो उसको रोक दिया गया था। बट फिर भी जो थोड़ी बहुत जो जान गई है लोगों की, यानी कि कुछ लोग जो मरे हैं उनको प्रति जो सद्भावना है या फिर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेस किया है विद इजराइल। जैसे कि आपको पता है बैलेंसिंग पावर, क्योंकि हम ये जो टॉपिक है इसके अंदर बात करेंगे कैसे जो इंडिया का जो एक सपोर्ट है इजराइल को वो हम एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते, यानी एज ए इंडिया एज ए कंट्री वो अपना जो एक सपोर्ट है वो खुल के इजराइल के सामने क्यों नहीं दिखा पाता है। बल्कि हमारा जो रिलेशन है, यानी इंडिया का जो रिलेशन है विद इजराइल, वो काफ़ी समय से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी टाइज हैं, काफ़ी ट्रेड होता है, पार्टनरशिप्स हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। इतना पार्टनरशिप होने के बावजूद भी इंडिया खुल के इजराइल का सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अब यहाँ डिस्कस करूँगा। कंसर्न फॉर इंडियन सिटीजन, क्योंकि आपको जैसा पता है कि ऑपरेशन अजय हाल ही के अंदर हमारी भारतीय सरकार ने लॉन्च किया था टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम इजराइल। तो उसी को लेकर बताया गया कि कैसे 18,000 से ज़्यादा सिटीजन जो थे, इंडियन सिटीजन जो इजराइल में किसी प्रोफेशन की वजह से या एजुकेशन की वजह से फंसे हुए थे, उन सभी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। As Israel initiated retaliatory strikes on Gaza, India became concerned about the safety of its citizens in the region. The Ministry of External Affairs organized charter flights to evacuate them. जैसा कि मैं आपको बताया कि जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने कुछ चार्टर फ्लाइट्स भेजी है ताकि जो हमारे फंसे हुए लोग हैं, यानी भारत की जो भारतीय मुल्क के लोग वहाँ रहते हैं, जो किसी काम के लिए या किसी पढ़ाई के लिए वहाँ गए थे, उन सभी को वापस लाने के लिए। न्यूज़ डिप्लोमेसी की बात करूँ दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट दिया है कि कैसे द हमस अटैक बट ऑल्सो रिमाइंडेड इजराइल ऑफ इट्स यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। द nuanced approach emphasizes India's global responsibility to fight terrorism while maintaining constant stance on the Palestine issue. अब ये न्यूज़ पॉलिसी है, इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इजराइल को एक मैसेज दिया है कि कैसे आप ये फ्रेंड्स, आपको जैसा पता होगा कि कैसे इजराइल एक बहुत काफ़ी टेक्नोलॉजी की वाइज अगर बात करूँ तो आपसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक देश है। तो ऐसा नहीं है कि कोई खासा असर डाल पाएगा पैलेस्तीन या हमस की जो आतंकवादी हैं वो कुछ खासा असर डाल पाएंगे इजराइल के ऊपर। बट एक जो होता है ना कि थोड़ा बहुत जो डैमेज हुआ है उसको बिल्कुल उसको थोड़ा एक काउंटर करने की बिल्कुल ज़रूरत है। और के साथ साथ में अब ज़रूरत है ऐसी पॉलिसी को अपनाने की इजराइल द्वारा, जिसके द्वारा वो अपने जो लोग हैं, यानी कि जो कुछ इजराइल के लोग गाज़ा में जो रहते हैं या गाज़ा पट्टी जिसे आप जानते हैं ना, उसके अंदर जो रहते हैं उनको बचाने के साथ साथ जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको भी एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। साथ ही बैलेंसिंग एक्ट जो सिंस 1992 से चला आ रहा है। अब बात करता हूँ आपके साथ में कि कैसे इंडिया का जो सपोर्ट है टूवर्ड्स इसराइल वो कैसे एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह है, यानी कि खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इंडिया। जो इंडिया का एक स्टांस है ऑन दी इशू वो आपको बताऊँ फ्रेंड्स, तो एक दो तरफा है, यानी कि इंडिया सपोर्ट करता है पैलेस्टीन को भी प्लस इंडिया सपोर्ट करता है इसराइल को भी। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कैसे ये चीज़ें काम कर रही है आगे, इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि जो आर्टिकल के अंदर राइटर ने बताया है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एस्टैब्लिशिंग फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल इन 1992 वाइल कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट द पैलेस्टीन कॉज, इंडिया हैज़ डेवलप्ड क्लोजर टाइज विद इजराइल इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री प्रोक्योरमेंट एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि इजराइल का जो रोल है हमारे डिफेंस सेक्टर में वो काफ़ी बड़ा है। जो हेरोन वो कहते हैं ना कि हेरोन एयरक्राफ्ट है या फिर हेरोन ड्रोन जो है वो इजराइल के द्वारा ही हमें प्रोवाइड किए गए थे। यहाँ 1999 कारगिल जो वॉर थी उसके अंदर भी इजराइल ने हमको सपोर्ट किया था। तो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे इजराइल का सपोर्ट हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। बट इसके बावजूद भी हमारा जो इंस्टांस है, यानी ओवरऑल जो इंडिया का इंस्टांस है टूवर्ड इजराइल, वो एक बैलेंसिंग एक्ट बना हुआ है सिंस 1992। अब क्योंकि हमारे इतने टाइज स्ट्रॉन्ग है इजराइल के साथ था, देखा कि हमने जैसे
ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है या फिर मिलिट्री प्रोक्योरमेंट की बात करें तो काफ़ी एक लार्ज लेवल पे चीज़ें हम एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं। बट उसके बावजूद भी खुलकर जो सपोर्ट है या फिर एक बैलेंसिंग एक्ट है वो उसको ही हम अपना रहे हैं। एक मध्यस्थ का जो रास्ता होता है ना, उसी को भारतीय सरकार अपनाती आ रही है सिंस 1992। बात करो तो अटल बिहारी वाजपेयी जो साहब थे और उन्होंने भी बात की थी कि ऐसे पैलेस्तीन को अपनी जगह रखने का एक हक है। वहीं जो इजराइल के लोग हैं वो भी एक तरीके से, मतलब दोनों ही देश, ऐसा नहीं कि जैसे इजराइल एक पूरा देश है तो उसके अंदर पैलेस्तीन एक छोटी सी जगह है, तो दोनों ही देश आपस में एक दूसरे के साथ मध्यस्थता करके रह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई पैलेस्तीन पहले बना हुआ था या इजराइल बाद में बना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब बिकॉज जैसे आपको पता है कि इंडिया भी पहले एक अखंड, जैसे मैं बात करूँ आज़ादी से पहले की, तो अफगानिस्तान से लेकर फिर पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश ही पूरा एक ही भारत था। बट देन जब कॉलोनियल रूल आया तो उसके बाद में डिवाइड कर दिया गया। तो कैसे 1947 तक तो पाकिस्तान भी नहीं था, उसके बाद में जिन्ना आए, इन सब लोगों ने क्या करा, एक अलग देश की बात करी। तो वैसे ही पैलेस्तीन जो है या फिर पैलेस्तीन जो एक कंट्री था पहले, उसके अंदर कुछ इजरायली लोग थे, जैन उनके बाद में धीरे धीरे मांग उठी कि एक नया देश की ज़रूरत है जिसे इजराइल बोलेंगे। तो एक तरफ है जूइश लोग जो इजराइल में रहते हैं, एंड दूसरी साइड है वो इस्लामिक लोग जो है, यानी कि जो गाज़ा में रहते हैं। तो ऐसे ही जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता आ रहा है सिंस 1992 एंड या उस 1947 टाइम से ही। बट इंडिया का जो स्टांस है इन जियोपॉलिटिक्स वो स्टिल एक बैलेंसिंग एक्ट ही है 1992 से लेकर अभी तक। ये डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स की बात करो दोस्तों की बहुत, जो दोनों ही इंडिया एंड इजराइली प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों ने एक हिस्टोरिकल विजिट किया था एक दूसरे के कंट्रीज़ के अंदर। यानी कि इससे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उनसे पहले कोई भी जो भारत का प्रधानमंत्री वो इजराइल नहीं गया था। बट 2017 में इनका एक विज़िट हुआ था, पैलेस्तीन का भी हुआ था एंड उसके बाद में इजराइल का, दोनों का ही दौरा किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। तो ये बताता है कि कैसे एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट दोनों ही देशों के साथ हमारे भारत देश का वो बना हुआ है कि कैसे इंडिया सपोर्ट करता है पैलेस्तीन को भी, प्लस इंडिया सपोर्ट करता है इजराइल को भी। पॉलिसी लाइन्स की बात करो दोस्तों तो इंडियन रिफॉर्म्स फ्रॉम कंडोनिंग इनडिस्क्रिमिनेट एक्शंस बाय एनी पार्टी। This instance was demonstrated when India voted against the US and Israel attempt to declare all over Jerusalem as Israel capital in 2017. Challenges in balancing policy the बात करो दोस्तों तो Israel demand for Gaza residents to evacuate present and complex challenge for India diplomatic balancing act. India must navigate the situation while maintaining its stance on the issue. अब एक तरफा जो मैं बात करूँ दोस्तों की, अब मेरा एक आपको ओपिनियन देता हूँ, तो ये तो हमने डिस्कस किया, राइटर का कहना है कि कैसे दोनों ही कंट्रीज़ को एक आपस में मध्यस्थता बनानी चाहिए, चाहे वो पैलेस्तीन चाहे इजराइल हो, चाहे इंडिया का एक सपोर्ट जो है इजराइल को, वो एक बैलेंसिंग होना चाहिए। अब उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ। होता क्या डियर फ्रेंड्स कि एक जैसे इजराइल कंट्री है, तो इजराइल का सपोर्ट जो है वो इजराइल के साथ हमारे ट्रेड की बात करूँ तो सिर्फ 1% है। वहीं जो मुस्लिम कंट्रीज़ है यानी अरब कंट्रीज़ है, उनके साथ हमारा ट्रेड है 18% का। तो ऐसे में अगर हम एक तरफा चले जाएं, अब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इजराइल को, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम स्ट्रेटेजिकली वाइज करें, हम वाइज बात करें, हम मिलिट्री वाइज बात करें, जियोपॉलिटिक्स वाइज बात करूँ आपसे, तो इंडिया का सपोर्ट हमेशा से ही इजराइल के साथ रहा है। बट एट वर्ल्ड लेवल हम इजराइल को या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इजराइल को इसलिए सपोर्ट नहीं कर पाती है क्योंकि मेन जो आपको बताऊँ दोस्तों कि मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है UNSC का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया को एक परमानेंट सीट चाहिए। अब इसी चीज़ को लेकर जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 2 दिन पुराना जो हमारा डिस्कशन था कि कैसे 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है किसी भी कंट्री को अगर UNSC की परमानेंट 5 मेंबर्स में ज़रूरत है। अब मान लीजिए लेट्स से कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर या फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 कंट्रीज़ है, तो उसमें से लगभग हमें सपोर्ट चाहिए 130 कंट्रीज़ का टू बी इन UNSC। बट वहीं अगर बात करूँ इस्लामिक स्टेट जो कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट जो है, उनके अंदर लगभग 57 देश आते हैं, यानी जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, यानी कि इजिप्ट की बात करूँ या फिर जॉर्डन की, सीरिया की बात करूँ, तो ये सभी देश मिला के लगभग 57 कंट्रीज बन जाते हैं। तो इतने सारे देशों का एक साथ अगर हम विश्वास खो देंगे तो हमारी जो एक कोशिश है कि हम UNSC में जगह बनाएं वो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और क्योंकि जो अभी पैलेस्तीन का एक इशू है, यानी इजराइल पैलेस्तीन का इशू है, इसके अंदर जो OIC कंट्रीज़ हैं यानी इस्लामिक स्टेट जो कंट्रीज़ हैं, इनका सपोर्ट लगभग सभी देशों का जो पैलेस्तीन की तरफ है, इजराइल की तरफ इतना खासा कोई इन सभी गल्फ कंट्रीज़ का रुख नहीं है। तो इसीलिए हम
इसराइल का खुलेआम से जो हम कहते हैं ना कि सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने खुले तौर पे एक वर्ल्ड लेवल पे अगर हमने इसको सपोर्ट किया तो जो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये हमारा साथ छोड़ देंगे बिकॉज वो तो उसकी तरफ है। अगर मैं बात करूँ तो सभी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो तो हमस की हिम्मत तो एक जो है वो एक मिलिट्री ग्रुप है, यानी मिलिटेंसी ग्रुप है। वहीं जो गाज़ा है या फिर फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं सारे गल्फ़ कंट्रीज़। एंड वहीं अगर हम इजराइल को खुला सपोर्ट करेंगे तो जितने भी ओवरऑल दोस्तों यही बात है कि अगर हम इजराइल को खुले हम सपोर्ट करेंगे तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ है, वो हमारा साथ छोड़ देंगे। इसके कारण जो हमारे एक सीट है यूएनएससी के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक जो परमानेंट सीट है वो लेने का एक जो एम है वो नज़र नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ बात करो दोस्तों कि कैसे इजराइल जो है एक बहुत टेक्नोलॉजी वाइज एक बहुत बड़ा कंट्री है। अगर हम ये मान के कह भी दें, अगर हम मान लो कि आज हम कहते हैं कि नहीं इजराइल का एक कब्ज़ा है फ़लस्तीन के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ ये सेम चीज़ है कि अगर लोगों के रहने से कोई यानी हथियाने से कोई चीज़, जैसे जूइश लोग थे उनके हथियाने से अगर वो चीज़ इजराइल उनकी हो गई, तो वैसे ही पाकिस्तान हमें इस मोड़ पे जो है, यानी कि जो हम बात करते हैं ना पीओके की, वहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान भी कह सकता है कि ये भी हमने कब्जा है तो पीओके भी हमारा हिस्सा हो गया, तो वहीं पे हम पीओके की वक्त खो देंगे। वहीं अगर हमने ये बात करी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अगर जूइश लोग हैं वो अगर कोई भी कब्ज़ाई ज़मीन को अपना कह सकते हैं, अगर हम इसको सपोर्ट भी करें, तो वहीं चाइना भी ये कह देगा कि अक्साई चीन जो है वो हमारे हिस्सा है, हमने इसको कब्जा रखा है, तो इंडिया का इस पर कोई हक नहीं बनता। तो ऐसे अगर हम खुलेआम अगर इजराइल को सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो अक्साई चीन का एरिया है या फिर जो पीओके है ये भी हमारे हाथ से जा सकता है। तो ये कुछ एक दो रीज़न है डियर फ्रेंड्स कि क्यों इंडिया जो है फाइनली जो एक वर्ल्ड लेवल पे इजराइल को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और वहीं बात करूँ दोस्तों कि इजराइल अकेला देश है एक तरफ, और वहीं दूसरी तरफ 57 जो दूसरे देश है, 57 जो अलग कंट्रीज़ है, वो मुकाबला नहीं कर सकते इजराइल का, बिकॉज इजराइल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एडवांस है कि क्योंकि हम भी जो जैसे इंडिया है तो इंडिया भी काफ़ी सारे जो वेपन्स है वो इजराइल से प्रोक्योर करता है, डिफेंस सिस्टम जो है वो वहाँ से लिए जाते हैं, और जो वहाँ का डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है आयरन डोम, वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और वहाँ की जो एजेंसीज़ है या इंटेलिजेंस एजेंसी वो इतनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डिफेंस की, उनको हराना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर ये सारे देश जो हैं 57 जो देश हैं एक साथ भी आ जाए तो भी एक अकेले इजराइल को नहीं हरा पाएंगे। तो ऐसे में क्या ज़रूरत है इजराइल को हमारे सपोर्ट की? आई थिंक द आंसर इज़ नो, कोई ज़रूरत नहीं है। इजराइल इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग, उसे पता है कि कैसे काउंटर करना है इन सभी चीज़ों को, एंड ऑलरेडी वो पहले भी इन सभी चीज़ों को टैकल कर चुका है। तो इट्स नॉट टफ फॉर इजराइल राइट नाउ। तो एट वर्ल्ड लेवल इजराइल को कोई खासा ज़रूरत भी नहीं है सपोर्ट की। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इजराइल खुद इतना केपेबल है कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का फर्स्ट आर्टिकल। आई होप कि आपको चीज़ें आसान लगी होगी, आपको समझ में आएगा कि क्यों इंडिया जो है एक वर्ल्ड लेवल पे इजराइल का सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। दूसरे आर्टिकल की बात करो दोस्तों तो ट्रायंगुलर कंटेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्यों इस बार का जो मिजोरम में इलेक्शन है वो इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कि डिस्टिंक्ट पॉलिटिशियन लैंडस्केप जो है, पहला रीज़न तो जो राइटर ने बताया कि मिजोरम जैसा को पता है हमारा बहुत ही खूबसूरत एक भारतीय स्टेट है, तो वहाँ के टूरिस्ट है, वहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट है इन इंडिया। तो पॉलिटिकल की बात करो दोस्तों, पॉलिटिकल लैंडस्केप की तो एक अलग जो बात करते हैं ना कि हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, जैसे बात करें जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि अगर कोई पॉलिटिकल कोई इशू है, यानी कि जो मसल पावर है या जो मनी पावर है वो वहाँ नहीं चलता है। मिज़ोरम के अंदर अलग इशूज़ हैं, जैसे कि सोशल सर्विस एक इशू है, पब्लिक स्टैंडिंग है, या फिर सपोर्ट फ्रॉम रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैंडिडेट सिलेक्शन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो अगर किसी भी पार्टी को वहाँ से चुनाव जीतना है तो उसके लिए उसको ज़रूरत है कि वो सोशली सर्विस काम करे, दूसरा पब्लिक के साथ खड़ा रहे, तीसरा उनको सपोर्ट होना चाहिए रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ के, उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करो दोस्तों, तो वहाँ पे अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है या फिर एक मसल पावर है तो आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है आपको उसके इन्फ्लुएंस के अंदर आपको टिकट दे देती है। बट मिज़ोरम के अंदर ऐसा कोई केस नहीं है। वहाँ पे अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो यू हैव टू बी एक्टिव इन दीज थ्री एरियाज। पहला सोशल सर्विस, दूसरा है पब्लिक स्टैंडिंग और तीसरा है सपोर्ट फ्रॉम रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। 3 कॉर्नर बैटल है दोस्तों इस बार जो
जैसे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है, तो वैसे ही मिजोरम के अंदर 3 अलग अलग पार्टीज इस फ्रंट पे लड़ रही है। पहली है मिजो नेशनल फ्रंट, दूसरी है ZPM दैट इज़ जोरम पीपल्स मूवमेंट, एंड तीसरी है जो नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तीनों आपस में वहाँ पे फाइट करी है टू विन इलेक्शंस। द इमरजेंस ऑफ ZPM प्रेजेंट अ फॉर्मिडेबल चैलेंज टू द इनक्यूबेंट गवर्नमेंट। जो अभी की गवर्नमेंट है वहाँ पे वो है मिजो नेशनल फ्रंट की। अब इस बार क्या हो रहा है दोस्तों कि जो ट्रेडिशनल राइवल है, यानी कि जो ट्रेडिशनल राइवल है ने, यानी कि ZPM है या फिर जो नेशनल कांग्रेस है, ये एक अच्छा खासा इस बार टक्कर दे रहे हैं MNF को, क्योंकि अलग अलग जो पार्टीज़ हैं, यानी अलग अलग जो रोल है, जो लोग हैं वहाँ के, उनका अलग अलग सपोर्ट मिल रहा है इस बार सभी पार्टीज़ को। तो इस बार ये कह पाना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी आएगी। इस बार काफ़ी ज़्यादा जो एक पहले के तौर पर अगर बात करूँ तो पहले कैसे एक तरफा ही मुकाबला रहता था मिजोरम के अंदर कि इस पार्टी को ही देना, बट अब ऐसा नहीं है। अब जो है क्योंकि 3 पार्टीज अवेलेबल हैं, लोगों के पास ऑप्शन हैं, दे हैव द ऑप्शन, तो चूज़ करने में ज़्यादा आसानी रहेगी एंड दे हैव द पावर टू चूज़। पार्टी स्विचिंग की बात करें दोस्तों तो जो स्पीकर है वहाँ के, जो लोग स्पीकर है वहाँ की हाउस की, लालरिनिलियाना साइलो, आई रियली सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो उन्होंने क्या करा है कि हाल ही के अंदर बीजेपी को ज्वाइन किया है। दिस शिफ्ट इन पॉलिटिकल एलिगेंस हैव एडेड कॉम्प्लेक्सिटी टू इलेक्टोरल लैंडस्केप। अब कुछ लोग क्या कर देते हैं कि जैसे एक होता है ना कि एक चेहरा, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान वहाँ से बहुत फेमस है, मान लीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर कोई पर्टिकुलर ये इंसान बहुत फेमस है, तो लोग क्या होते थे कि इन्फ्लुएंस होते थे उससे एंड देन उसको वोट कर देते। बट अब क्योंकि जो उनका जो है ना, जैसे ये स्पीकर है, तो इन्होंने क्या करा है कि अपनी पार्टी को स्विच कर लिया है। तो ऐसे में लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि हमें इस नेता पे तो भरोसा है, बट ये जो पार्टी है इस पर सच कोई अभी इतना भरोसा नहीं दिखा पा रही है। तो ऐसे अलग अलग रीजंस की वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। इस बार जो इस बार इलेक्शंस होने वाले हैं वो काफ़ी एक इस तरीके से होने वाले ताकि कोई भी एक प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट होता है वो नहीं निकाल पाएंगे। एथनिक कार्ड की बात करो दोस्तों तो चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथंगा साहब, उन्होंने सीजन लीडर ऑफ MNF, वो MNF के एक सीजन लीडर हैं, हैज़ प्लेड द एथनिक कार्ड टू गेन सपोर्ट। अब उन्होंने क्या किया है कि कुछ जो पड़ोसी राज्य है, यानी कि जो मणिपुर के अंदर आपको पता है कि कैसे अभी हाल ही के अंदर एक क्लैश हुआ था, क्लैश यानी कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हुई थी वहाँ पे, आपको पता है कि कैसे 2 कम्युनिटीज़ के बीच में एक टसल पैदा हो गई थी। तो उसका सपोर्ट लेते हुए वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथंगा साहब, उन्होंने एक एथनिक कार्ड प्ले किया है। कहने का मतलब ये है कि जो इशू है, यानी कि जो मणिपुर के अंदर जो इशू है उसको एड्रेस करते हुए इस बार लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की है। He campaigned the cause of the Kikozu people who are involved in an ethnic conflict in neighboring Manipur, appealing to the Mizo electorate by emphasizing ethnic solidarity. अब उन्होंने बात करी कि कैसे अगर वो सत्ता में आते हैं तो ये सभी चीज़ें जो हैं, यानी कि जो कुकीजू पीपल है, यानी कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, इन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे एंड कुछ ऐसी पॉलिसीज़ वो अपनाएंगे जिसके कारण एक सोशल या फिर एथनिक सॉलिडेरिटी जो है दोनों ही राज्य के अंदर, या फिर जो दोनों ही ग्रुप्स है उनके अंदर एक एथनिक जो डिग्निटी है वो बनी रहे। रिफ्यूजी बायोमेट्रिक डेटा की बात करो दोस्तों तो इन्होंने एक नया एक स्टेप और उठाया है कि कैसे जो म्यांमार से जो लोग पलायन करके, यानी कहते हैं ना कि एक अपनी जगह शिफ्ट करके वो दूसरे स्टेट में आ जाते हैं, तो एक कंट्री छोड़ के जो दूसरी की, जैसे आपको पता है कि म्यांमार में वैसे ही बहुत समय से एक मिलिट्री डोमिनेंस चल रहा है, तो वहाँ पे कोई परमानेंट या फिर कोई सेटल्ड गवर्नमेंट नहीं है, मिलिट्री रूल चल रहा है वहाँ पे। तो ऐसे में कुछ लोग क्या होते हैं अपनी जगह छोड़ के, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में शिफ्ट होते हैं। वैसे ही जो म्यांमार के लोग हैं वो शिफ्ट होके आ रहे हैं टुवर्ड्स मिजोरम। तो ऐसे में उन्होंने बात करी, जो जोरामथंग साहब हैं जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि वो इस बार क्या करेंगे कि एक बायोमेट्रिक डेटा जो है वो बिल्कुल लाने की कोशिश करेंगे। इसके कारण क्या होगा, दिस स्टैंड हैज़ डिस्टिंग्विश्ड द MNF फ्रॉम अदर पार्टीज एंड रिसोनेटेड विद द इलेक्टोरेट। अब ये स्टेप उठाने के कारण हुआ क्या है कि जो लोग हैं उनमें विश्वास पैदा हुआ है कि बिल्कुल जब एक बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाएगा स्टेट के अंदर, तो उससे जो एक फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको एक फ़ायदा ज़रूर होगा। पहले क्या होता था कि सब लोग ऐसा आपस में मिल जाते थे, यानी दूसरे देश के लोग हैं वो भी उनके साथ घुल मिल जाते थे एंड देन उनको भी एक जो कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल जाता। बट ऐसे में जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक फ़ायदा नहीं मिल पाता था। ऐसे में ज़रूरत थी कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाए सरकार, जिसके कारण जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको डिस्टिंग्विश किया जा सके एंड देन उनको एक अलग से ट्रीटमेंट या फिर एक अलग से जो कहते हैं ना कि एक रिफ्यूजी टाइप में वो देके उनको
अलग से इस राज्य के अंदर जोड़ा जाए। Define the Union government directive to collect biometric data from refugee from Myanmar, citing their ethnic affinity with the Mizo people। अब ऐसे में जो एक इम्पोर्टेंस तो बिल्कुल मिलेगी जब आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन हमारे खुद यानी जो लोकल पीपल उनमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, प्लस जो बाहर से आ रहे हैं उनमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनको एक प्लस पॉइंट मिल सके। इन्फ्लेशन को कारण बताया गया कि कैसे एक इन्फ्लेशन जो है यानी कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसके कारण भी एक प्लस पॉइंट मिलेगा जो वहाँ की लोकल पार्टी है। दिस इकोनॉमिक इशू कुड इन्फ्लुएंस वोटर चॉइस इन द अपकमिंग इलेक्शंस। अब ऐसे में ये भी एक कारण बन जाता है कि लोग किसको वोट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बढ़ती हुई जो कहते हैं ना कि महंगाई भी एक रोल प्ले करने वाली है वहाँ के इलेक्शंस में। इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करो दोस्तों, तो क्योंकि जो एक मिज़ोरम है उसका 1% ही एक हमारी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है, बट क्योंकि मिज़ोरम जो है वो अपने जाना जाता है अपने टूरिज़म के लिए, या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वहाँ पे या एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल स्टेट विद मिनिमल शेयर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड जीडीपी, मिज़ोरम होल्ड्स अ सब्सटेंशियल पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, पर्टिकुलरली इन द सर्विसेज एंड टूरिज्म सेक्टर। क्योंकि ये जो मिज़ोरम है वो छोटा स्टेट है, बट ऐसा नहीं है कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। बिल्कुल आने वाले समय के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी बूस्ट होने वाली है बिकॉज ऑफ टूरिज्म सेक्टर। प्लस द स्टेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज एक्ट ईस्ट स्ट्रेटजी। अब भारत की जो एक्ट ईस्ट स्ट्रेटजी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मिज़ोरम, बिकॉज मिज़ोरम इज़ इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल एक जो सपोर्ट है हम जो भारतीय सरकार एक जो देख रही है ना कि एक ईस्ट एक्ट स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश कर रही है, उसके अंदर मिज़ोरम का एक अच्छा खासा रोल रहने वाला है। तो इसी के लिए मिज़ोरम जो है एक क्रूशियल बन जाता है इस इलेक्शंस के अंदर। डेवलपमेंट एंड एथनिक सॉलिडेरिटी, A multi-party competition in Mizoram is expected to bring both development and ethnic solidarity issue on the forefront। अब क्योंकि 3 पार्टीज अलग अलग पार्टीज हैं तो इन सभी पार्टीज़ का जोर रहेगा कि कैसे वो जो चीज़ें हैं यानी कि एथनिक सॉलिडारिटी है उसको ला सकें। तो एक अच्छा खासा टसल देखने को मिलेगा, और जो भी पार्टी रूल करने के लिए आएगी वो उनका जो जोर है वो एथनिक सॉलिडारिटी की तरफ जरूर रहेगा। तो ऑल इन ऑल समरी यही है दोस्तों की जो अपकमिंग इलेक्शन है वो 3 कंसर्न बैटल होने वाले हैं, एंड उसके साथ में जो तीनों ही पार्टीज़ हैं उनको एक अच्छा खासा काम करना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू रूल द मिज़ोरम। तो ये थी आज का सेकंड आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टू द हेडलाइंस। आज की जो हेडलाइंस है कि न्यू कॉमर्स साइट टू शोकेस एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। अब भारतीय सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है उन्होंने हाथ मिलाया है कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी है, ताकि कुछ ऐसे जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस है उनके लिए एक अलग एक न्यू कॉमर्स साइट है वो ओपन की जाएगी, ताकि लोगों को ऐसे अप्लाई दिए जा सकें जो एनर्जी कम कंज्यूम करते हों। टेररिज्म फॉर एनी रीज़न इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने कहा है कि टेररिज्म किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो जातीय आधार पर हो चाहे वो देश के आधार पर हो, वो दोनों ही निंदनीय है, एंड हमें उसका बिल्कुल एक जो ह्यूमैनिटी है उसके अगेंस्ट है, एंड हमें उसका एक बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। CAA विल कम टू रेस्क्यू ऑफ सिख शाह। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि कैसे जो सिख जो भाई हैं हमारे उनको दूसरे देशों में अगर कोई परेशानी है या फिर प्रताड़ित किया जाता है तो उनके लिए भी CAA को जल्दी ही अडॉप्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट वॉज पार्टनरशिप टू मेक सेमीकंडक्टर चिप्स। बिल्कुल जो भारतीय सरकार है उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जोर दिया गया है ताकि हमारे भारत देश के अंदर ही हम सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाया जा सके, एंड हमारे जो डिपेंडेंसी है उन अदर कंट्रीज़ को कम किया जा सके। वीडियो फ्रेंड्स, ये थी आज की कोटेड हेडलाइंस। आई होप कि आपको चीज़ें आसान लगेगी, दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। सो दैट इज रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस, एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लाइक कर दीजिए वीडियो को, अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका कोई सजेशन है, कोई सवाल है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। शेयर कीजिए इस एपिसोड को और इस पूरी सीरीज़ को अपने सभी दोस्तों एंड फैमिली फ्रेंड्स के साथ। So that's it all. This is Rupendra Shekhawat signing off. Jai Hind, and I'll see you in the next episode.